चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, हम स्ट्रेटजी एनालिसिस पढ़ रहे थे, वो मैंने बीच में से रोक दिया था क्योंकि थोड़ा सा नहीं पहले का आपको ख़त्म कर दिया था आई गेस। अब ये है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाउ टू डेवलप गुड एसआरएस। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो आई डोंट नो फॉर रीजन अटेंडेंस वाज वेरी थिन। आज भी ऐसे ही है कि 9 लोग हैं, 8 लोग हैं। बारह जो सीखना चाहते हैं वो सीख लीजिए। मैंने ये भेज दिया था असाइनमेंट नंबर 4 कि आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो आई एम एज्यूमिंग कि पढ़ लिया है। अगर किसी ने तो मुझे बता दे, और किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी बता दे, ताकि तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो मुझे बता देंगे सर इसको देख लिया है हमने। एनीबॉडी रेज योर हैंड कि भाई सर पढ़ लिया है। किसी ने पढ़ा है या किसी ने भी नहीं पढ़ा? किसी ने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए बहरहाल इसमें समझिए ये जब आप रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं तो आप एलिसिटेशन करते हैं या मीटिंग्स करते हैं। तो ये मीटिंग का कर लिया आपने और डॉक्यूमेंट बना के किसी ने आपको दे दिया है, तो उसको आप अगर यूं ही समझ लीजिए कि आप जाके रिक्वायरमेंट ले लिए और ये डॉक्यूमेंट बना लिया और आप इससे आप एसआरएस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन है। और सिस्टम वो है जो हमारी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि हम पता होता है कि हमें या इतने सालों से हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वी नो व्हाट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसमें सवालात होते हैं और फिर वो ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था या थोड़ा सा देख लिया था। मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा कि क्या करना है। अगर बेहतर होता अगर आप पढ़ लेते। हम एक कंपनी का पार्ट है जिसका नाम है टोटल सोल्यूशन। हम एनालिसिस करके और एक एसआरएस बनाएंगे, और हमारी मीटिंग जो हुई है वो सीईओ से, आईटी मैनेजर से और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से एट टोटल सिस्टम। टीएस का मतलब है टोटल सिस्टम। ठीक है, अभी हमने देख लिया था कि ई लर्निंग की एक एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें एक तो फ्रंट एंड होगी, जिसमें वेबसाइट पे या एक पोर्टल होगा जिसमें स्टूडेंट्स लॉग इन हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है और एग्ज़ाम परचेज कर सकता है शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, फिर वो एग्ज़ाम जो है वो उसका कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके लिए पूरा एक इंजन होगा। अब इंजन का मतलब है देयर विल हैव क्वेश्चंस एंड एवेल्युएशन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें बैक एंड में होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से एक कोर्सेज के हिसाब से एग्ज़ाम आ जाएंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से, तो दिस इज़ ऑल बैक एंड। ठीक है, और उसमें टाइम टू टाइम सवाल डलते रहेंगे और सारा कुछ होगा। तो देयर इज अ बैक एंड इंजन जिसमें सवाल होंगे और वहाँ से पिक करेगा, सारा कुछ करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है उसका कैलकुलेटर, एवेल्युएशन कैलकुलेटर, यानी जो आपने सवाल दिए हैं उनको किस तरह से क्लब करना और उस पर नंबर देना। ठीक है, इसमें हमने कल भी बात की थी कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कंपनी का, जो सिंध बोर्ड दे रही है,
वो उन कंपनीज को दे रही है जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके देंगे कि भाई हम ये कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब जो आपका फ्रंट एंड है वो हमारे इंजन से या हमारे डेटाबेस से या हमारे बैक एंड की एप्लीकेशन से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो ये हमने कल भी बात की थी। ये है, दैट्स अ टेक्निकल इशू। ये जो अगर आप ये पढ़ेंगे ये वाली लाइन, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन की बात हो रही है। The only technical issue seems to be the API through which we need to communicate some competitor। ठीक है, तो अब ये बात हो गई थी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। और फिर जब उनके आईटी मैनेजर से मिले तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें तो बनानी है, उसके अलावा एक यूज़र की मैनेजमेंट भी करनी होगी। तो ये यूज़र क्रिएट होंगे, मसलन स्टूडेंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है, ताकि आप कोई भी स्टूडेंट आके रजिस्टर कर सके, क्रिएट कर सके। ये तो फ्रंट एंड पे हो गया जो भी पोर्टल से आएगा, लेकिन उसके अलावा टीचर्स होंगे, एवेलुएटर्स होंगे। ठीक है, तो ये एक यूज़र मैनेजमेंट का सिस्टम बनेगा। ठीक है, फिर एक पोर्टल बनेगी जिसमें आप स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट्स रजिस्टर करेगा, पेमेंट देगा, पेमेंट बैंक ट्रांसफर कर सकता है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। जब ये कर लेगा तो फिर आप उसको रजिस्टर कर लेंगे, एक सीरियल नंबर देंगे और एग्जाम जिसकी वो फीस पे कर चुका होगा वो आप शेड्यूल कर देंगे, जो भी उसने डेट मांगी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब इसने भी यही कहा है कि कम्युनिकेटिंग विद एपीआई इज अ बिग इशू। ये एक चैलेंज है जो हमें करना होगा। इस पर हमने कल बात की थी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जनाब आप करके दिखाते हैं कि जी हो सकता है, तो छोटे लेवल पे कर लेते हैं, फिर आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आप करके दिखाएंगे। ठीक है, ये कल भी बात हुई थी, इसका क्या मतलब है? दिस इज ऑल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय SynBot is that system should be reliable and should always be available। यानी डाउन टाइम 0 होना चाहिए, 99.9% होना चाहिए। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हमने पढ़ी थी, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे बात हुई थी कि कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर में बहुत सारी चीजें बताई थी, रोल होंगे, प्रिविलेजेस होंगी, ठीक है ना, ऐड डिलीट और ये सारी करने की, ये सब उन्होंने बताया था। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंट रोल हो गया। तो कौन लोग, एडमिन जो है वो क्या कर सकता है और बाकी लोग क्या कर सकते हैं। तो टीचर जो है वो शायद सवालात ऐड कर सकता है या वैल्यूएटर उसको चेक कर सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, अब ये एमसीक्यू टाइप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ही है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी सारी चीजें पढ़ने के बाद हम एक एसआरएस बनाएंगे। ठीक है ना, अगर कुछ जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं उनको फिर थोड़ा सा चैलेंज आएगा। ठीक है ना, ये वो रूल्स हैं, अगर आपने एलएमएस यूज किया है तो देयर आर सर्टेन रूल्स कि वो ये कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता है, तो ये सारे रूल्स हैं। ठीक है ना, दीज आर द रूल्स। तो आपको पढ़ना पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से आपको एसआरएस बनानी पड़ेगी। तो ये वो डिस्कशन है जो कस्टमर ने बताया है, आपने सुन लिया है, और इसकी बेसिस पे आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट या एफएस लिखेंगे। ये उसने रिक्वायरमेंट बता दी है। ठीक है, इसको आरएस कहते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसको कन्वर्ट करना है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो हम यूज केस लिखते हैं और फिर उसकी डिटेल लिखते हैं, जो आपके एसआरएस में एक फॉर्मेट है। तो ये तो वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको जरा फंक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स, इसमें जाना जरा मुश्किल है, इसलिए कि फिर एवेलुएटर क्या करेगा? एवेलुएटर रिव्यू करेगा क्वेश्चंस की रिपोजिटरी को, ऑप्शंस देखेगा, ठीक है, और ये सारी चीजें देखेगा, और जो सवालात उसमें जाएंगे वो यहाँ से पुश करेगा। ठीक है, अब ये सब चीजों को देखते हुए मैं पढ़ लीजिएगा, फिर मेरी
अभी हमने सवालात लिखे थे कि जी एसआरएस बनानी है और ये बनानी है और ये बनानी है, और दूसरी चीजें लिखी थी कि इसकी प्रायोरिटी आपने लिखनी है। ठीक है, तो हम जरा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए कि ये हमने क्या किया था। ठीक है, अब आपने अभी तक क्या किया, अब एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं और जाके 3-4 लोगों से मिल लिए हैं आप। ठीक है, तो डिफरेंट मीटिंग हुई होगी, पहले से एक हुई होगी, फिर दूसरे से भी होगी, फिर तीसरे से, तो आपने नोट्स ले लिए। वो नोट्स लेके आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है। ठीक है, वो जो अभी प्रीवियस डॉक्यूमेंट देखा था, तो यूं एज्यूम करिए कि आपने ऑनलाइन सिस्टम के लिए स्टेक होल्डर से मीटिंग की है, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए होंगे, वो जो सारी थ्योरी थी कि जी आपने उनकी पर्सनालिटी को पढ़ा होगा, उनके बारे में जानते होंगे, सवालात बनाए होंगे, प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद, समझने के बाद फिर आप गए होंगे, सवाल किए होंगे। अब सवाल जो कर लिए हैं वो आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, वो जो भी प्रीवियस बना, अब आप बैठ के ऑफिस में या घर में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट है, अब ये वेरी करता है आपके ऊपर। तो देर आर 2 फॉर्मेट जो हमने पढ़े हैं, पढ़े तो हमने खैर एक ही है, IEEE वाला, लेकिन आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप IEEE का बना लें या फिर आपको जो DHA सुफा ने FIP के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेट किया है उस पर बना लें, जो भी है। तो बहरहाल फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो एक उसमें से कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे लोगों ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। डोंट लीव इट ब्लैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ द रिवीजन, पहले कब आया था, दूसरा सिस्टम किसने बनाया, तो पहला ऑथर होगा, उसके बाद SQA इंजीनियर उसको देखेगा, फिर क्लाइंट कोऑर्डिनेटर उसको देखेगा, अप्रूव करेगा। ये एज्यूम किया कि पहली पहली आइट्रेशन में सब अप्रूव हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। टू एंड फ्रो होती है, उनके पास जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर उनके पास जाती है दोबारा, तो हिस्ट्री मेंटेन होती है कि भाई क्यों चेंज हुआ था और क्या चेंज हुआ था। ठीक है, और कौन सा वर्जन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो अगर ये बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है तो इसका मतलब ऑथर ने सही काम नहीं किया है, ऑथर ने बनाया नहीं था। आप समझ रहे हैं, अगर मैंने जान छुड़ाने के लिए एक डॉक्यूमेंट उठा के दे दिया था QA को, और QA ने 3 दफा रिव्यू किया, तो 3 दफा क्यों रिव्यू कर रहा है भाई QA? इसका मतलब ऐसे साहब ने डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं बनाया था, जब भी तो वो आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस ऑफ ए BA, क्योंकि BA ही बना रहे हैं ना, आप ये अज्यूम करिए कि आपने बनाया और अच्छा नहीं बनाया और इसमें कई दफा रिव्यू हो रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने अपने सुपरवाइजर को दिखाया और कई दफा रिव्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने अच्छी तरह से नहीं बनाया, जब भी तो सुपरवाइजर बार बार रिव्यू वो चेंज करवा रहा है आपसे। ठीक है, अब ये पर्पस पढ़ लीजिए। अच्छा, मैंने ये बात बताई थी कि मैंने बहुत सारे कलर चेंज किए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, तो नॉर्मली आप प्रोफेशनली ऐसे बनाते नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा बोर्ड नहीं है और मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो पढ़ लीजिए पर्पस क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने जो अपने FIP के SRS है उनमें पर्पस की मीनिंग को कुछ और लिया हुआ है। तो पर्पस ये है कि इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है, ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है SRS का, उसका क्या पर्पस है, जरा पढ़िए। इससे समझ में आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, या उसमें कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं समझ में आ रही है? एनीबडी? पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी SRS का पर्पस क्या है? कोई और पर्पस नहीं है, प्रोजेक्ट का पर्पस नहीं है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट is to develop complete and correct understanding of the online solution requirement by year। ठीक है, तो नॉट ओनली दैट, बल्कि लिखेंगे और एक्सरसाइज क्या हो रही है कि हम उनसे रिक्वायरमेंट लेंगे और डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो जो भी हमने चीजें लिखी थी वो रेफरेंस है, उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो हमको बताएंगे कि भाई मीटिंग में तो आपने ये बताया था, मीटिंग में तो आपने ये बताया था, तो हम उनसे एग्रीमेंट ले रहे हैं कि भाई आपने ये बताया था। वो डॉक्यूमेंट उनसे शेयर नहीं हुआ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट उनसे शेयर होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, और क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है ये भी इसमें होगा। ठीक है, और ये मैंने हाईलाइट कर दिया, कोई इसका मतलब पढ़ के बताएगा कि इसका क्या मतलब है?
the second last line, the document will ensure that they have reviewed the requirements and no wrong expectation from the features available. मतलब सर ये कि मतलब जो आपने उनको फीचर्स मतलब मेंशन कर दिए, आप उससे अब उस बाउंड्री से आप आउट नहीं होंगे और आप जो मतलब बता दिए वही फीचर्स आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब उससे ज़्यादा या कम नहीं होंगे। हाँ, पर्पस समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, सही कह रहे हैं आप कि भाई ये डॉक्यूमेंट का एक पर्पस है। डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है? हम आपकी कहानी सुनेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे, देखिए ये मिलने वाला है। कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना हो कि पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो दिट हैज टू बी क्लियर। हम कहते हैं ना, स्टेक होल्डर में एग्रीमेंट होना चाहिए बिफोर यू डेवलप, ताकि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना हो कि भाई हमने तो सोचा था ये मिलेगा, भाई इसमें लिखा हुआ है ना ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको एहतियात से लिखना, फिर यही डॉक्यूमेंट जाएगा हमारी डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए कि मैं दरमियान में हूँ, मैं बीए हूँ, मैं बिजनेस से रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद डेवलपमेंट टीम को दूंगा। इस पर्पज से समझ में आ रही है ये वाली बात? आ रही है? यस सर। ठीक है ना, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा समझ लीजिए, क्योंकि जब हम FIP में लिखते हैं ना तो हमें शायद समझ में नहीं आता कि किस चीज का पर्पज लिखना है। हमें इस डॉक्यूमेंट का पर्पज लिखना है, प्रोजेक्ट का पर्पज नहीं लिखना, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने हैं। ठीक है, नीचे देखिए ऑडियंस 1.2, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस SRS की ऑडियंस कौन है, ये किसके लिए लिखा गया? तो हमने प्रॉब्ली 2 लोगों के लिए लिखा गया या 3 लोगों के लिए लिखा गया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जो जिन लोगों से हमने रिक्वायरमेंट ली है, टोटल सोल्यूशन के लोग हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उनकी चीजें लिखी हैं, वो पढ़ेंगे जो कुछ उन्होंने बताया था वो उसमें है कि नहीं है। सेकंड पार्ट ये जो बैक एंड के लोग हैं उनको भी दिखाया जाएगा कि भाई ये होगा ये नहीं होगा, वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, तो ये तो 2 पार्टी होगी जिन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, टोटल सोल्यूशन और एवेल्युएटेड। थर्ड पार्टी होगी जो जो डेवलपमेंट टीम है, उनको समझ में आना चाहिए बनाना क्या है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के ऑडियंस है हमारे। 3 ऑडियंस नहीं है, 3 किस्म के ऑडियंस है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा इसको लॉक करना है। ठीक है, अभी मैं इस तस्वीर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट स्कोप हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट स्कोप का मतलब है व्हाट आर डिलीवरेबल्स, और ये बिग पिक्चर क्या है, हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए देखो ये होगा सिस्टम में और ये चीजें हैं जो तुम्हारे एक्सटर्नल हैं, ये चीजें हैं जो से इंटरेक्ट कर रही हैं, ताकि हमारी भी समझ में आ जाए कि हाँ यही सिस्टम है, वो एग्रीमेंट देगा और क्या चीज होगी और क्या नहीं होगी। ठीक है, तो याद है अगर आपको मैंने बताया था अदर देन सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है और कितना कॉम्प्लेक्स है नजर नहीं आता है, कितना बड़ा है नजर नहीं आता है, तो हम इसको एग्रीमेंट लेना जरा मुश्किल है। ठीक है ना, ऑनलाइन सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है कितना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये आपको ठीक है, अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही है, लेकिन अगर सिंध बोर्ड का है तो सिंध बोर्ड में अगर 50 किस्म के, मतलब एक तो होता है ना इंजीनियरिंग और मेडिकल और कॉमर्स और फिर उनके 10-10 सब्जेक्ट, तो सिंध बोर्ड का बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर वो PMP का है या किसी और का है तो उसमें तो 3 किस्म के एग्जाम होते हैं और वही PMI के ही होते हैं, तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो वो बहुत सिंपल होगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप उस डोमेन में है तो आपको पता होगा, तो हार्ड। ठीक है, तो इंटेंजिबल में थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, इसलिए हम जरा एहतियात से इसको करते हैं। तो हमने एक डायग्राम बना दिया है जो हमने पढ़ी हुई थी, आपको याद होगा हमने केमिकल सिस्टम जब हम दरमियान में पढ़ रहे थे इस किताब से कि बिजनेस रिक्वायरमेंट समझिए और ये समझिए, तो हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट समझने के लिए एक ओवरऑल पिक्चर बना दी है कि ऑनलाइन सिस्टम बनाना है, हम समझ रहे हैं, बिग पिक्चर बना दिया हमने। उसमें कहानी यहाँ से शुरू होगी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जाम सेलेक्ट करेगा, ये सारा कुछ करेगा, टीचर क्या करेगा, रूल्स बनाएगा, ये सारा कुछ करेगा, एवेलुएटर ये सवालात लिखेगा, सारा कुछ करेगा। ठीक है, अभी एडमिन वाले रोल को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये सारा जो सिस्टम है ये फ्रंट एंड, ये एक्चुअली बैक एंड से सिंध बोर्ड से कनेक्ट होगा, या ये बैक एंड समझ लीजिए। ठीक है, तो वो API से कनेक्ट होगा, ये एक्चुअली फ्रंट एंड पोर्टल है। अब
फ्रंट एंड पोर्टल पे जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी, यूजर क्रिएट होगा, सारा कुछ होगा और ये ठीक है। अब ये इन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, ठीक है। तो Sindh board wants to adopt new technology. Currently, SOB is not using online system. तो फिर हमने क्या किया जनाब, हम सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हमारी एनालिस्ट टीम ने इन 4 लोगों से मिले, सीईओ से, हेड ऑफ आईटी से, कोऑर्डिनेटर, जो भी डॉक्यूमेंट आपने देखा था, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे आप ये बना रहे हैं एसआरएस, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फंक्शन में 3 चीजें हाईलाइट हो गई। एक मिनट, ठीक है। 1 2 3 फ्रंट एंड पोर्टल, बैक एंड पोर्टल, और बैक एंड नहीं, पोर्टल नहीं, बैक एंड यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। यूजर क्लास, स्टूडेंट इज ए प्राइमरी क्लास जो एक्चुअली एग्जाम देगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये वो लोग हैं जो एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, एवेलुएटर, और ये वो जो लोग हैं जो रूल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। एडमिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी, ठीक है। अजम्पशंस ये हमने कल बात कर ली थी, किसी को पूछना है तो बता दे कि भाई, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एपीआई का करके देंगे, और कल हमने बात कर ली थी तफसील से कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और ठीक है, देयर हैज टू बी अ बिल्ट इन कंट्रोल। जो स्टूडेंट है उसके पास एक रीजनेबल साइज की कॉन्फ़िगरेशन की मशीन होनी चाहिए। तो वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर वो है और उसको अप्रूव करता है तो फिर उसको अलाउ किया जाए, वरना फिर वो एग्जाम हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तो बस, ठीक है, तो पुराने वर्जन का मशीन है या ऐसी है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल ये एक बिल्ट इन वो है कंट्रोल, ठीक है। अगर वो है तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर वापस आएगी, और ये कब बात हो रही है बैक एंड पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी कि हार्डवेयर का कोई इंटरफेस नहीं है, पूछ लेंगे अगर ऐसा है तो, लेकिन सॉफ्टवेयर का है, क्योंकि बैक एंड से कनेक्ट हो रही है, ये एपीआई से कनेक्ट हो रही है। तो इसमें ये वाली चीज़ों का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, क्योंकि टू एंड फ्रो हो जाएगा ना, यहाँ से आएगा भी और जाएगा भी। तो सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट उसमें होना चाहिए, कितने कैरेक्टर का है, कौन सी फील्ड, किस तरह की फील्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, टू एंड फ्रो मूव होगा। अब ये आ जाइए, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। ये अक्सर कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर लोगों ने इसमें गलती की है, खासतौर पे जो मैंने असाइनमेंट नंबर दिया था बाद में, तो उस पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, अपनी कोई एफर्ट लगाई नहीं है, सीखने की कोशिश की नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करिए, इस कोर्स को पढ़ के सीखने की कोशिश करिए। सर ने तो पार्शल सोल्यूशन बनाया था ताकि आपकी समझ में आ जाए कि लिखते कैसे हैं या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था, तो जिन लोगों को अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है वो तो है, लेकिन जिनको नहीं थी उनको मैंने देने की कोशिश की थी, समझाने की कि भाई ये है। इसी तरह से कार लीजिंग के अंदर भी थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश की थी ताकि बिजनेस की चीज़ें समझ में आए और आपको, ठीक है। अब आपने अब आप देख रहे हैं तकरीबन ये यूजर मैनेजमेंट बैक एंड, तो अप्रोक्सीमेटली 12 रिक्वायरमेंट है। मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है। तो ये 12 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इन रिक्वायरमेंट को आपने लिखना है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है कि यूजर मैनेजमेंट के स्क्रीन बनेंगे और इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर मैनेजमेंट का मतलब है आप कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे। कौन से यूजर क्रिएट करेंगे, देखिए, एवेलुएटर, टीचर, एडमिन, स्टूडेंट्स। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है।
तो पहला तो नाम होगा, डिजिग्नेशन एंड रोल। ठीक है, तो डिजिग्नेशन इज एन ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट है तो उसका डिजिग्नेशन नहीं होगा, इट्स एन ऑप्शन। लेकिन नेम एंड रोल, ठीक है, तो इसी तरह से एवेल्युएटर होगा, उसका अलग रोल होगा। ठीक है, तो एवेल्युएटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो ऑथोराइज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, तो एडमिन के पास वो सारी प्रिविलेजेस होंगी। ठीक है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं आइट्रेशन नंबर 1, नंबर 2, ये है तो दूसरा वाला सवाल, आखिरी वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन जब आपने एसआरएस बना दी तो उसने ये भी पूछा था कि आप फर्स्ट आइट्रेशन में कौन सी देंगे, सेकंड आइट्रेशन में कौन सी देंगे, तो यही फॉर्मेट में मांगा था उसने, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट बकायदा मांगा था, क्योंकि शायद उसको इसी तरह से समझ में आता होगा, तो हमने उसी तरह से लिख के दे दिया इसमें कि भाई आइट्रेशन नंबर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, तो ऐड यूजर होगा, क्रिएट डिफरेंट रोल होंगे, प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा था। फिर ये एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपके FIP का फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसमें कुछ कॉलम्स थे, आप देख लीजिएगा कि कौन से फंक्शन ऐड करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो R1 R2 R3 R4, तो आप उस तरह से लिख लीजिए। और फिर उसकी एक्सटेंशन लिखी जाती है, यूज केस की मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल ठीक है, ये बैकएंड का वो है, बैकएंड थोड़ी सी डिटेल है। ठीक है ना, अब जरा पढ़ लीजिए कि कोई भी एवेलुएटर या टीचर जो है वो लॉग इन करेगा, क्वेश्चंस को रिव्यू करेगा जो रिपोजिटरी में पड़े होंगे, और एवेलुएटर जो है क्रिएट कर सकता है, ऐड कर सकता है, न्यू एग्जाम क्रिएट हो सकता है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये एवेलुएटर कर रहा है। टीचर क्या करेगा देख लीजिए, टीचर का अलग लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम की एक्सपायरी या डेट जो भी है, एग्जाम्स के रूल और एग्जाम्स की डेट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो होंगी जाके अटैच होंगी सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये मैंने गलत लिख दिया, तो PEB सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगी। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है कि लॉग इन इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड वाले लोग लॉग इन करेंगे। ये कौन से लोग हैं, ये जो 4.1 में बताया था ना, ये जो आपका यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4.1 का रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, द पॉइंट इज, अब बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हम बस टाइम नहीं, लेकिन द पॉइंट इज वो मीटिंग करने के बाद मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे मैं बनाने वाले को दिखाऊं कि भाई यही चाहिए ना, देखिए आपको, और इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, और बहुत ही नॉन टेक्निकल जुबान में मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो दिस इज, वो कहेगा हाँ यही चीजें चाहिए, कोई और चीज आई है तो वो बता देगा। ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज और ऐड करते हैं डेवलपमेंट टीम के लिए, जिसमें भी ऐड नहीं हुई हुई है, और ठीक है, लेकिन इसका कर लेना चाहिए क्योंकि आपका फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बाल वो ये कि यूज केस के बाद उसकी जो आप एक्सटेंशन बनाते हैं यूज केस की, तो उसमें आप डेटा डिक्शनरी लिख दीजिए, क्योंकि ये शायद कस्टमर के लिए या बताने वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट टीम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप ये जो नाम है कितना बड़ा होना चाहिए, ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाएगी बनाने में। ठीक है, तो क्योंकि आप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, डिज़ाइन की बात नहीं हो रही, लेकिन आप उसको हेल्प कर देंगे कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब कैन क्रिएट क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, पता नहीं आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन डॉक्यूमेंट में एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है एक एक्सेल शीट में उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि जनाब उसमें है, तो इसमें इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग आंसर्स कैसे होंगे वो एग्जाम्पल दी हुई है, जिससे आपको रिक्वायरमेंट देना समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ये मैंने खुद नहीं लिखी हुई है, वो जो डिटेल उसमें लिखी हुई थी ये वहीं से पढ़ पढ़ के लिखी हुई है कि अगर जो उनसे डिस्कशन हुआ था
एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि वहीं से उनके डिस्कशन से ही लिखी है। मतलब पॉइंट इज कि हम गए थे, मीटिंग की थी, इलिसिटेशन किया था, और उसके बाद हमने तो जो उन्होंने कहा है वही लिखा हुआ है कि जनाब आपने ये कहा है, ड्रॉप डाउन होगा, उसके बाद होगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके लिखा है ताकि पढ़ना समझना आसान हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स है तो ऐसा होगा। ये 3 किस्म के हैं ना, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीजें, ठीक है। क्रिएट न्यू एग्जाम होगा तो ऐसे होगा, ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं, ठीक है। और ये एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई चीज वो डिलीट नहीं करेगा। तो ये जो क्रिएट करने वाला है वो डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं कर पाएगा? देयर हैज टू बी सर्टेन रूल्स, ठीक है, वरना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि एक दफा बना दिया तो फिर आप बना दिया, फिर उसको चेक करना, इंजन के जो रूल है ना वो फिर टीचर करेगा या वो कोई और। तो अभी जो उसका नाम है, उसका नाम है टीचर, ठीक है। तो बनाने वाले कोई और हैं और एग्जाम लेने वाले कोई और हैं, ठीक है। तो एवेलुएटर वो हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं, और एग्जाम लेने वाले लोग जो हैं वो टीचर हैं। डेट देख रहे हैं आप, डेट, वेन्यू, रेडी, एक्सपायर, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर ये उसका इंजन है कि इसके स्किपिंग क्वेश्चन अलाउड, नॉट अलाउड, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आफ्टर 30 सेकंड अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट एंड पे क्या होगा जनाब? फ्रंट एंड पे ये होगा, एक स्टूडेंट है जो रजिस्टर हो सकता है, एग्जाम सेलेक्ट कर सकता है, पैसे दे सकता है, ठीक है। तो बैक एंड वाला जो है वो उसके एग्जाम को इनेबल कर देगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा अगर वो है, ये वही जो था ना बिल्ट इन रोल। फिर जब भी उसका शेड्यूल है स्टूडेंट आ जाएगा, एग्जाम दे देगा, एग्जाम देगा तो वो पोर्ट से उठ के चला जाएगा उनके रिकॉर्ड में। वो रिकॉर्ड जो है वो कहीं बैक एंड पे है, और वहां से ये जो है ना, ये वाली चीज, आखिरी वाली चीज, रिजल्ट पोस्ट टू एपीआई। अभी एपीआई ही नहीं है, एक्चुअली बैक एंड से कम्युनिकेशन हो रही है और ये उठा के उनके डेटाबेस में डाल रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, फी पेमेंट कैसे होगी, अच्छा ये मैंने गलत लिखा हुआ है, पेपैल से नहीं होगी, ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये आइट्रेशन नंबर 3, आइट्रेशन नंबर, जो पेमेंट है वो सबसे आखिर में क्यों हो रही है? इसलिए कि जनाब अभी तो हमें फंक्शनैलिटी देखनी है, जब सिस्टम चलेगा तब पेमेंट होगी, तब इसको थर्ड आइट्रेशन में कर दीजिए, अभी इतना हाई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी बहुत आखिर में आएंगे, तो दिस इज ऑल थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पहली दफा में क्या क्या चीजें चाहिए, जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है, मस्ट हैव, ठीक है। फिर एग्जाम देना है नहीं देना है, देख रहे हैं आप ये सारी चीजें। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो। अभी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह से लिखी गई हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अभी तक कोई बताई नहीं गई है, इसलिए नहीं लिखी गई है। क्वालिटी इंश्योरेंस की, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअली पासवर्ड की होगी, लेकिन अभी कस्टमर ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। जब वो डिस्कस करेगा तो यहाँ लिख दी जाएगी। होता है ना, पासवर्ड इतना होना चाहिए और यूं होना चाहिए, और एक्चुअली वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है कि इतने कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए, सिंटेक्स इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। अब आखिर में कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई कोई और चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप बता देते हैं। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ पूछना चाहें, नहीं तो फिर हम अटेंडेंस ले लें। और है किसी का कोई सवाल है? एनीबडी हैज द क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछना चाहेगा या बस? सर एक चीज़ पूछनी थी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, मतलब वो कस्टमर भी आपको बताता है या मतलब डेवलपर्स खुद भी जो है उसको अस्यूम करते हैं, या मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन।
हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और नहीं पता होती है तो आप कस्टमर से पूछ लेते हैं। मसलन देखिए, अच्छा एक एग्जांपल अजीब सी है लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अगर आप एक तंदूर पे जाएंगे और 50 रोटी मांगेंगे और कहेंगे 5 मिनट में दे दो, वो क्या करेगा? दे देगा या नहीं देगा? दे देगा सर। नहीं देगा। उसको मालूम है ना 50 रोटियां जो है ना 5 मिनट में नहीं बनती। एक्चुअली पता आपको भी है लेकिन आपको जल्दी बहुत है। ठीक है, तो कस्टमर भी ऐसी होता है, जल्दी बहुत है लेकिन उसको, और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से है। तो कुछ चीजें हैं इम्प्लाइड है, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट जो है ना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बकायदा वो रिपोर्ट बनाई और ऑफिस में सही चल रही थी, लेकिन जब वो 10 लाख का डेटा डाला तो वो स्लो हो गई क्योंकि उसकी लॉजिक सही नहीं थी। और जिस लोगों ने बैंक में काम नहीं किया उनको पता होगा कि वो किस तरह से लॉजिक लगाई जाती है, वो डेटा को ना सेग्रीगेट करके। क्योंकि अगर आप 10 लाख पे इसको क्यूरी चलाएंगे तो वो तो 15 मिनट लेगा और कस्टमर चीखे मारेगा कि भाई ये तो मैं जाके चाय बना के आ गया हूँ, अभी चाय भी पी ली है, बिस्किट भी खा लिया और ये रिपोर्ट ही नहीं निकल रही। तो इसका मतलब है कि जो कोई रिपोर्ट है ना, लेस देन अ मिनट आनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं ना कि आपने एक रिपोर्ट चलाई है, तो ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट चला दी और गए और चाय बना के आए और बिस्किट बिस्किट खा लिए और अभी चल रही है रिपोर्ट, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप कस्टमर से बात कर लेंगे कि जनाब देखिए ये वाले डेटा में, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि आपके यहाँ बहुत बड़ा डेटा होगा, तो किस तरह से करना है इसको। ठीक है, तो वो सवाल पूछ लेंगे आप। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इसमें डालने का मतलब ये है कि नथिंग शुड बी अजम्पशंस, यानी क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमें कितनी देर में रिस्पांस देना है और कितनी देर में रिस्पांस नहीं देना। तो लेस देन अ मिनट, या कुछ रिपोर्ट होंगी जो 15-15 मिनट में चलेंगी, वो आप शाम को लेंगे, वो ये वाली रिपोर्टें। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है, बता दिया है कि ये वाली रिपोर्टें जो है ना वो, और ये वाली जो रिपोर्ट है वो मंथ एंड पे चलेगी और आप रात को चला के चले जाएंगे, सुबह रिजल्ट आएगी। बैंक में ऐसे भी होता है, अगर वो फंस गई तो फिर फंस गई, फिर दूसरे दिन चलेगी। तो वो पूरे पाकिस्तान के डेटा पे रिपोर्ट चलानी है तो फिर वो रात को चल जाएगी, रात को 8 बजे और सुबह 9 बजे आएंगे तो वो रिजल्ट आ चुका होगा। तो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट।